अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, साने मई के मामले में बात करें तो 10 माह बाद बिल आखिर गुजरांवाला की इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। इस फैसले के बाद साने 9 मई के दीगर केसेस जो पेंडिंग थे उनकी भी राह हमवार हो गई है। सवाल ये है कि इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत का ये फैसला बानी PTI समेत साने 9 मई में गिरफ्तार दीगर मुल्जमान के लिए किस हद तक एक बड़ा चैलेंज होगा, और उसके साथ साथ इस अदालत के फैसले के नतीजे में दीगर मुजरमान में जो मुस्लिम मुजरिम हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA कलीमुल्लाह भी शामिल हैं। इसके साथ नाज़रीन आज बात करेंगे कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था कि कुछ अदलिया के काम में, अदलिया के मामलात में फैसला साजी के हवाले से उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें धमकियों का सामना है। उस तमाम मामलात की तहकीकात करने के लिए वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी और कमीशन के TORs भी तय कर दिए गए हैं। ये कमीशन किस हद तक इस मामले की शफाफ अंदाज में तहकीकात करने में कामयाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि दूसरी बार वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली मरतबा तमाम वफाकी वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहदाफ मुकर्रर कर दी हैं और तमाम वफाकी सेक्रेटरी से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब की जाएगी। क्या उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक अहदाफ मुकर्रर करने से क्या जो फैसला साजी है, पॉलिसी साजी है, उस हवाले से भी कुछ बेहतरी हो पाएगी? और इसके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे कि 15 साल की तखीर के बाद पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली है और इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने तल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के लिए अज़्म का इजहार किया है और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात की कहानी और उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की तकमील के हवाले से मुमकिन तौर के ऊपर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का एक महीने में उनकी कारकर्दगी कैसी रही। मुख्तलिफ मनसूबों की अनाउंसमेंट हुई, मुख्तलिफ उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए, उसमें किस हद तक वो उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हुई और जो बड़े मनसूबे उन्होंने शुरू किए हैं क्या वाकई फास्ट ट्रैक के ऊपर मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे हस्ब रवायत हस्ब मामूल सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, और जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म इम्तना की वजह से जो मुख्तलिफ केसेस थे बिलखसूस साने 9 मई से मुतल्लिक उनके फैसले नहीं आ पा रहे थे, अगरचे कि वो हुक्म इम्तना था वो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक था, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में भी जो केसेस थे वो भी पेंडिंग थे। अब ये फैसला सुनाया गया है, पहला ये फैसला है जिसके अंदर हम देखें तो 51 जो मुल्जिमान थे उनको 5-5 साल की कैद सुनाई गई है। अब उनका स्टेटस कन्विक्शन का हो गया, मुजरिम बन गया, उसके अंदर PTI के MPA भी शामिल हैं। इस फैसले के बाद जो दीगर केसेस हैं जो पेंडिंग हैं उनको अब क्या सुनाने के हवाले से भी हम आने वाले दिनों में वो ये खबर सुन पाएंगे, और PTI बानी PTI के लिए और PTI के दीगर सीनियर क़यादत के लिए ये फैसला किस हद तक क्रिटिकल साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल भाई आपका शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आपने मदऊ किया। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ हो, उसके अंदर मॉब इकट्ठा करके किसी के घर के ऊपर जाके, किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करना जो है वो दुनिया के हर मुल्क के अंदर जुर्म है और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जुर्म है। अब जब 9 मई का ये इंसिडेंट आया और आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, सिर्फ एक जगह नहीं है, उसमें लाहौर भी है, गुजरांवाला भी है, मर्दान भी है, मियांवाली भी है, पेशावर भी उसके अंदर शामिल है। तो उसके अंदर एक जो यूनानिमस ओपिनियन था पूरे मुल्क के अंदर कि 9 मई के अंदर जो भी लोग मुलव्विस है उन्हें ट्राई किया जाना चाहिए और अगर उनके खिलाफ एविडेंस जो है बियॉन्ड शेडो ऑफ एनी डाउट आती है तो उन्हें सज़ा देनी चाहिए। दूसरा, पूरे मुल्क के अंदर ये इत्तफाक था इस चीज़ के अंदर कि जी जो भी इस चीज़ के अंदर हैं किसी को अननेसेसरीली जो है इस केस के अंदर मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए। एक और चीज़ इसके अंदर आई थी वो ये था कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये आया था, चूँकि पाकिस्तान के 2 लॉ हैं इस वक्त, एक है आपका रेगुलर क्रिमिनल लॉ और एक है आपका पाकिस्तान मिलिट्री लॉज जो हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। अब ये जो मामला हुआ था, चूँकि ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके हुआ था, कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर हुआ था
और जो शुहदा की यादगारें थी वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे दोनों लॉ अप्लाई थे। आपका मिलिट्री लॉ भी अप्लाई था और आपका रेगुलर क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई था। लेकिन साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल हुआ वो इंसदाद एक्ट के तहत हुआ, तो उसमें तो हम नहीं कह सकते ना कि वो जो फौजी अदालतों का मामला एक सेपरेट था और हमारे नाज़रीन को नहीं, स्पेशली सिर्फ सोहेल इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों को अगर हम डिस्टिंक्शन करके तो फिर हम इस तरफ आ जाए। अब उसके अंदर ये आया कि जो वो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन थी, 45 साल से सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सरसाइज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोज किया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और उसके ऊपर एक जजमेंट आई जो 23 अक्टूबर की आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को उसको सस्पेंड कर दिया, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस के अंदर भी कहा कि जी जिनकी माइनर ऑफेंसेस हैं, जो कि उसके अंदर ये है कि जब कोई किसी को सज़ा होती है तो उसकी कंफर्मेशन आर्मी चीफ करता है या उसका डेजिग्नेट ऑफिसर करता है, और उसके अंदर भी रिमिशन या सस्पेंशन अवेलेबल है। तो जब अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दी लास्ट हेयरिंग के ऊपर, तो उसके अंदर ये आया कि जिनकी सज़ाएं कम है या वो शख्स जो ईद पे बाहर निकल सकते हैं, आप उनको रिलीज़ कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एक्सरसाइज को भी पार्शली एंडोज किया, सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन। अब ये जो दूसरा मामला था, इसके ऊपर कोई स्टे वगैरह नहीं था, ना किसी अदालत ने रोका था और ना उन्हें कहा गया था कि आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करना है। अब ये जो चीज़ आई है, ये एक इंडिपेंडेंट उस प्रोसेस के अंदर आया। चूंकि मैं ये समझता ये हूँ कि चूंकि जुरिस्डिक्शन दोनों जगह थी, तो वो जो मिलिट्री एक्ट के अंदर भी था, चूंकि लोग तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि शायद जो मिलिट्री लॉ की एप्लीकेशन थी वो सिम्बॉलिक होना था कि लोगों के अंदर एक डेटरेंस आए कि यार अगर हम इस मामले के अंदर जाएंगे तो हमें मिलिट्री लॉ के अंदर जाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव को इतना खास नहीं था कि जी हमने सारों को ही लेके आना है, क्योंकि अगर सारों को लेके आते तो पूरे मुल्क के अंदर तो सैकड़ों थे और सिर्फ 105 जो हैं वो मिलिट्री एक्ट के अंदर गए हैं। और अब आप देखें कि तकरीबन हाफ जो है 51 जो लोग थे जिनको चार्ज किया गया है। उसके फिर इस एंगल से देखा जाए तो ये तो सिर्फ गुजरांवाला की हमने बात की, लाहौर था, मुल्तान था, मियांवाली, रावलपिंडी, दीगर पेशावर है मुकदमात का इंदराज हुआ। तो इसका मतलब है कि जो दीगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमात थे, अब उनके फैसले भी सामने आएंगे। और जो आपने बात की डेटरेंस की, पहली मरतबा मुल्क की तारीख के अंदर साने 9 मई जैसा ये एक सानिया हुआ जिसके कहा गया कि शायद दुश्मन भी वो सब कुछ नहीं कर सका जो दुनिया के किसी मुल्क में भी एग्जैक्टली मिसलीड होने वाले हम एक इनोसेंट माइंड से ये एक एक्ट हो गया। तब आप समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो सजाएं सुनाई गई हैं, जो सोसाइटी के अंदर डेटरेंस क्रिएट करने के लिए किस हद तक मावन होगी, और जो लोग जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके लिए क्या सबक है? देखें, डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा। और उसके अंदर जो एक नैरेटिव भी उस चीज़ के अंदर था कि जी सिर्फ पाकिस्तान की जो रेगुलर अदालतें उन्हें सज़ा देनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस जजमेंट के बाद इन अदालतों को हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। एक दूसरा उसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो हम बात करते थे जी एक फेयर ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं है, जो एक आर्गूमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, अब वो बात भी नहीं है। अब इसके अंदर अगर उन्होंने सज़ा दे दी है तो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो एविडेंस है बियॉन्ड शेडो ऑफ एनी डाउट दिया है, और ये सारे के सारे वो लोग होंगे जिनके खिलाफ फोरेंसिक एविडेंस आई होगी, और जो एक्यूज साइड है या डिफेंस साइड है उन्हें प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया होगा, और उस मौका दिए जाने के बाद जो है फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद एक फैसला आया है। उसके बाद ये है कि इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो जितनी भी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की अपील्स उनको सुनता है। लेकिन डेफिनेटली आज का जो फैसला आया है इसने एक वे फॉरवर्ड जो है वो सजेस्ट किया है, और वो वे फॉरवर्ड सजेस्ट है कि अगर कोई भी शख्स अपने हाथ के अंदर कानून लेता है, चाहे कोई भी वो शख्स हो, उसको पाकिस्तान का लॉ जो है वो पकड़ भी सकता है, प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, और पाकिस्तान की अदालतें जो है उसको पनिश भी कर सकती है। आपसे मैं इसी के ऊपर एक इनपुट ले लूं। हाफिज साहब ने भी बात की और ऑब्जेक्टिव भी ये है कि डेटर्स क्रिएट हो। लेकिन खान साहब, जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त एक जमात का बानी पीटीआई को दीगर केसेस के अंदर जो इस वक्त सजा याफ्ता हैं उनको जेल से रिहा करवाने के लिए एक इतवार को एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। अब इस मौके के ऊपर जो गुजरांवाला की अदालत से फैसला है उसके अंदर उनके सिटिंग MP कलीमुल्लाह भी शामिल हैं। तो एक जमात जो इस अदालतों के फैसले को नहीं मानती और अपनी शख्सियात को रिहा करवाने के लिए सड़कों पर निकल रही है, एहतजाज करने जा रही है, तो इस फैसले की क्या इंप्लीकेशंस आप देखते हैं उस जमात के लिए बिलखसूस जो इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि 9 मई को किस तरीके के साथ कानून को हाथ में लिया गया और जो काम आज तक दुश्मन नहीं कर सका वो काम हमारे अपने लोगों ने कर दिया। उस जमात को रियलाइजेशन कब होगी खाई साहब? भट्टी साहब, एक तो बात यह है कि किसी भी जमात को पुरअमन जो एहतजाज है उससे रोका नहीं जा सकता, ये हर किसी सियासी जमात का हक है। लेकिन जब ये फैसला को हम रिहा कराएंगे तहरीक के जरिए, जब उन्होंने कोशिश किया 9 मई फिर किया है ना, फिर आज फैसला आया ना, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने फिर अपने फैसले सुनाए हैं ना। अभी तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो मामूली लोग जो उनको इस्तेमाल हुए, जो आम आदमी थे जिन्होंने आग लगाई या तोड़फोड़ की,
मुझे ये बताएं भट्टी साहब, एडवोकेट साहब बात कर रहे थे कि फौजी कौमी सलामती के इदारे, मुझे किसी की भी कोई अमलाक है, कोई मुझे दीन की रूह से बताएं, कौमी रूह से बताएं कि वो हक हासिल है किसी की हम फसल को उजाड़ दें, किसी बंदे ने फसल अगर बोई हुई है। ये तो कौमी सलामती के इदारे हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। आपने देखा नहीं अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले लोगों को सजाएं हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। मैं तो समझता हूँ ये सजाएं कम है भट्टी साहब। इनको जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात यह है कि जो इनके मास्टर माइंड है, ठीक है ना, हमारा मसला ये रहा है, हमारे यहाँ कानून सारे मौजूद हैं, सजाएं हो जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। जब तक आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, लोगों के दिलों में कानून का खौफ नहीं बैठेगा। अब देखें सजाएं हुई हैं, अब ये लाए ना सड़कों पर, अब जिस घर का फर्द है, जो स्टूडेंट था या कोई कारोबार कर रहा था, अब वो सजाएं भुगतेगा। जी बिल्कुल। तो उनकी फैमिली को पता चलेगा हमने किसी इस तरह के जो सियासी रहनुमा अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को, मासूम शहरियों को, तलबा को अपनी सियासत का ईंधन बनाते हैं, उनसे ये लोगों के लिए ये मैसेज ये है कि इन सियासी अठाई गिरोह से अपने बच्चों को बचाएं। सिस्टम को बेहतर करने की तो अशद ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इस केस के अंदर नाज़रीन, जो गुजरांवाले की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया, 51 मुल्ज़िमान थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके मुतल्लिक ठोस सबूत मौजूद थे और 51 को ही उनकी कन्विक्शन हुई, उनको सज़ा सुनाई गई है। मतलब कोई ऐसे नहीं थे जो एक इंप्रेशन था कि मासूम और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ताहम उनके पास लीगल राइट मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वफाकी काबीना की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे उनकी मुबैना इदारों की मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक, उनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है। TORs भी मंजूर हो चुके हैं। क्या ये तहकीकात आने वाले दिनों में जो शिकायत थी उनका अजाला कर पाएंगी या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया गया। हाफिज़ साहब, जानना चाहूँगा, बहुत सी आवाज़ें उठी और कुछ लोगों ने कहा कि एक आइनी बहरान पैदा होने जा रहा है, अदालतें काम नहीं कर पाएंगी और बड़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात आए। बिलखुसूस कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। लेकिन काबिल दाद है ये मूव, जब बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और तय हुआ कि इस मामले की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगी। और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जिनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, उनकी सरबराही में अब कमीशन बना है जो इसकी प्रॉपर तहकीकात करेगा। आप समझते हैं कि इस कमीशन को जो तहकीकात होंगी वो डेफिनेटली वो तमाम उन वाक़यात का, उन तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा लेगा जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात सामने आए, और इस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जो माजी के अंदर भी एक ऐसी शिकायत आती हैं कि अदालतों पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, और जिसमें प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपने सिस्टम की बात की, तो उस सिस्टम को भी हम बेहतर कर पाएंगे कि हमारी अदलिया आज़ादाना तरीके से फैसले कर पाए, उसका झुकाव किसी जमात की तरफ से ना हो। सोहेल भाई, 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। 25 तारीख से जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर सामने मीडिया के अंदर आया, जो उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, और उसके अंदर बड़े सीरियस जो एलिगेशन से उन्होंने लगाए और सर्टन फैक्ट्स की तरफ भी कहा, और फिर अपने चीफ जस्टिस को भी उन्होंने बाईपास करके लिखा। अगर ये मामला 1.25 साल पहले चीफ जस्टिस उसे फुल कोर्ट की मीटिंग में कर लेते, या उससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला जो मामला था, अगर साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस थे, अगर वो हरीडली उस मामले को डिसाइड ना करते और उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फैसला करते, तो शायद आज ना ये लेटर निकलता और ना ही जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस का रेफरेंस दिया जाता। सही। अब उसके अंदर ये है कि उन्होंने एक लेटर लिखा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसको पहले दिन से मैंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये मैंडेट नहीं है कि वो जजेस के कॉन्डक्ट को जो है इस तरीके से उनको एज ए कंप्लेनेंट के तौर पर, हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान लायल थे। मेरा ख्याल ये है कि शायद अगर आप वो देखें, उनके लेटर्स को, कंटेंट्स को भी देखें, तो वो इस मामले की इंक्वायरी नहीं चाह रहे थे, वो गाइडेंस सीख करना चाह रहे थे कि आप हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट करें। अगर उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि शायद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लाते और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस के अंदर लेटर लिखते कि हम ये आपके पास 2 दफ़ा आगे भी आए थे, चीफ जस्टिस के पास, अपने हाई कोर्ट को भी कहा है।
अब उन्होंने एक जुडिशल कन्वेंशन की बात की थी, और ये भी मेरा ख्याल है कि लेटर लिखना भी अनप्रेसिडेंटेड है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहना है कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, जुडिशल कन्वेंशन तो बार एसोसिएशंस बुला सकती हैं, लॉयर्स बुला सकते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंस के लिए। जजेस को ट्रेड यूनियन तो है नहीं है कि वो ये कहें कि जी हमारे ये मुतालबात, उन्होंने तो एक्शन लेना है। फर्स्ट ये था कि जब पहला आया था तो इन्हें चाहिए था कि अगर चीफ जस्टिस कॉग्निजेंस नहीं ले रहा तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जो थे वो उन लोगों को जाते या उन इंस्टीट्यूशंस को जाते कि आपने ये गलत काम किया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आपको एक ओथ मिला है कि मैं अपनी ड्यूटीज विदाउट फेवर और फियर और इलविल के करूंगा, तो अगर आप इन तीनों कैटेगरीज के अंदर किसी जगह समझते हैं कि आप हिट हो रहे हैं तो आपको रिएक्ट करना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। या ये है कि फिर आप ये कहें कि जी मैं इस सीट को छोड़ता हूं, चूंकि इस सीट के ऊपर बैठ के काम करना जो है, मेरा ख्याल है कि आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के भी सुना होगा कि किस लेवल का ये एक इम्तिहान है कि जिसके ऊपर आप बैठते हैं। जी होता है उस चीज के अंदर, चूंकि इसकी जो एक वक्त का ये एक हिस्से का इंसाफ है, वो आबद की 70 साल की इबादत जो है वो उससे ज्यादा बेहतर है। इस लेवल का इसका दर्जा है, चूंकि ये वो दर्जा है कि जो अल्लाह ताला की एक वदीयत का एक सिस्टम है। इंसाफ तो अल्लाह करने की वदात है, लेकिन वो जो आगे जिसको कहता है वो एक ऐसा शख्स होता है। अब ये है कि उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब वो आया, उनके कंसर्न्स भी सुने, उसके बाद बार एसोसिएशन को भी बुलाया जो बार काउंसिल थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, अपने जजेस से भी कहा, 2 दफा मीटिंग्स की। अब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी वो विद द कॉन्करेंस या विद द अप्रूवल या विद द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थी। अब जिस जज साहब इत्तेफाक किया गया है, मैं समझता हूं कि बड़ी हिम्मत है उन्होंने किस चीज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पिछले 8-10 चीफ जस्टिस जितने भी आए हैं या वो खुद कंट्रोवर्शियल हुए हैं या हमने उन्हें कंट्रोवर्शियल किया है, और एक ही उनमें एक नासिर मुल्क बाकी थे, चूंकि 2 अंडर कंसिडरेशन थे। तो नासिर मुल्क साहब तो 2013 के रिगिंग के इलेक्शंस का भी टेस्ट ले चुके हैं कि किस तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो आया। अब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या एग्जीक्यूटिव ने ट्रस्ट किया एक शख्स के ऊपर, और वो TORs भी जो हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस से डेफिनेटली वो बने होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपने आप को पेश किया है, तो हमें इसको मूव फॉरवर्ड लेना चाहिए। अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि जी ये शख्स जो था वो सर्विंग होता या ना होता। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इस मैकेनिज्म को इस तरह हमने लेके चलना है, तो हमें इस चीज को कंट्रोवर्सी की बजाय जो है इसको वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए, वे फॉरवर्ड पे जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। खान साहब, आप किस निगाह से देखते हैं इस कमीशन के इस क़याम को, और क्या इस कमीशन का क़याम इदारों की तरफ से मुबैना मुदाखलत जो अदालतों में होती है उस तासुर को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएगा? मैं ये बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो जजेस ने 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उस वक्त ये बाकी लोग कहाँ थे जब शौकत सदीकी साहब शोर कर रहे थे, जब उन पे कड़ा वक्त आया था। वो तो खुलेआम तारीखें दी जाती थी, किस तरह मॉनिटर किया जाता था। बहरहाल जैसे भी उन्होंने मुनासिब समझा, वक्त का इंतखाब करना तो ख़त लिखने वाले पर मुनहसर है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त नोटिस लिया, और वज़ीर आज़म ने उनके साथ मुलाकात करके, जैसा कि हाफ़िज़ साहब ने बताया है कि जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, बड़े नेक नाम जज रहे हैं, बड़े क्रेडिबिलिटी है उनकी, अब उनको एक दे दी गई है जिम्मेदारी, तो पूरी कौम को उस पर यकीन करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट क्या आती है, और जो भी वो रिपोर्ट आएगी इस पर मैं समझता हूँ हमारे यहाँ एक ये भी भट्टी साहब मसला है ना, हम किसी पर मुतमिन नहीं होते जी। हमने हर कोई जितने भी मोतबर लोग थे उनको हमने इतना बेतमाद कर दिया पूरी कौम के सामने। फखरुद्दीन जमात है ना, मुतमिन होने का नाम नहीं लेती, वो कहते हैं रिटायर्ड के रवैया बन गया, सर्विंग की जज की सरबराही होनी चाहिए, जबकि कमीशन के हेड के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं, उसका ताल्लुक नहीं है सर्विंग के रिटायर्ड से। आप ये कह रहे हैं कि सर्विंग करे और पहले 10 जज उस पर बैठे, ये फुल कोर्ट है, और जिसने वो प्रिजाइड करना है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। तो अगर आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर दे, या पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं रिजाइन कर दे, तो फिर उस सर्विंग का फायदा क्या हुआ? अगर सर्विंग भी रिजाइन कर दे तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है वो आई है, मेरा ख्याल है इसको ट्रस्ट करना चाहिए और इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बड़ी है, और उनको भी जो है असिस्ट करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी रिपोर्ट भी देंगे और एक अच्छा वे फॉरवर्ड देंगे। यकीनन बड़ी अच्छी सजेशन दी हाफिज साहब, आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद, अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान के साथ अपने तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की अज़्म का इजहार किया, और उसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब ने
सुबह पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया और एक माह के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह रोड मैप दिया जा चुका है। वो किसान कार्ड का मनसूबा हो, वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सफाई का मामला हो, वो सेहत के मनसूबे हो, वो तालीम के मनसूबे हो। इस एक माह के दौरान उन्होंने किस हद तक अपनी डायरेक्शन को सेट किया है और एक माह के दौरान क्या उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा बुखारी साहबा। उज़्मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उज़्मा साहब, एक तवील फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरियम नवाज साहिबा ने एक टारगेट सेट किया, अनाउंसमेंट की और उन प्रोजेक्ट्स को परसू करना शुरू किया और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उनको मुकर्रर करने की उन्होंने एक तहिया किया हुआ है। आज तो आपने भी कारकर्दगी अपना एक अनाउंसमेंट की कि हमने ये सब कुछ अचीव किया है, तो आप तवक्को करती हैं कि पंजाब के अंदर जो एक परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का एक नया स्टैंडर्ड है, उसको सक्सेसफुली आप सेट करने जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल बहुत इत्मीनान और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारा वादा था, जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के ओथ लेने से पहले कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये गवर्नेंस के नए मॉडल को जो है वो इन्वेंट करेंगी, ये गवर्नेंस के नए जो है वो लैंडमार्क जो है वो अपने गोल सेट करेंगी और फिर उसको इंशाल्लाह ताला अचीव करेगी। वो होता हुआ नजर आ रहा है। चीफ मिनिस्टर साहबा को भी 1 महीना हुआ है और उनकी हुकूमत ने जो है वो 30 से ज्यादा मंसूबे, जो आज मैंने अपनी प्रेस के अंदर भी जो है वो गुजारिश की, और ये वो मंसूबे हैं कि जो कागजों पे नहीं है, ये बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके हैं। वो जैसे निगहबान रमजान पैकेज जो है वो डिलीवर हो चुका है, जो साफ सुथरा पंजाब है उसका पहला फेज जो है वो मुकम्मल हो रहा है, दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दस्तक प्रोग्राम है, फ्री वाईफाई है, कैंसर हॉस्पिटल है, IT जो है वो पूरा सिटी बनने जा रहा है लाहौर के अंदर। और ये मैं गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम जो है वो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो हर एक शोबा जिंदगी के अंदर, वो किसान कार्ड की आप बात आप पहले कर चुके हैं, तालीम और सेहत के हवाले से जो है वो कैंसर हॉस्पिटल जो है वो नया बनने जा रहा है, बिकॉज कैंसर के पेशेंट्स की जितनी तेजी से जो है वो इजाफा हो रहा है। फिर हम पहली दफा जो वो करने जा रही हैं कि हार्ट के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको उनके घर के ऊपर, डोर स्टेप के ऊपर उनको दवाइयां डिलीवर होंगी, उनको कहीं किसी अस्पताल के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। फिर दस्तक प्रोग्राम है जिसके अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट है, वो शादी का सर्टिफिकेट है, टोकन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए किसी लाइन और कतार की बजाय जो है, किसी इंतजार की बजाय कोई छुट्टी करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक टेलीफोन नंबर के ऊपर जो है वो उसको अप्लाई करेंगे और वो आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होगा। तो इस तरह के ये जो प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुए, जो साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि हमारे शहर गंदे क्यों हैं, कभी किसी ने इस बात पे नोटिस ही नहीं लिया कि देहात भी साफ होने चाहिए, कभी किसी को गंदगी दिखी ही नहीं। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स, ये बिकॉज कूड़ा उठाना एक दिन का काम नहीं होता, कूड़ा रोज इकट्ठा होता है, हर घर में इकट्ठा होता है, हर गली मोहल्ले में इकट्ठा होता है। पंजाब का मंसूबा लेकर आई है, जो राशन की तकसीम के हवाले से हर साल कतारों में लोग जिलो ख्वार होते थे, भगदड़ मचती थी, कीमती जाने ज़ाया होती थी। इस बार तो कोई लंबी लाइनें भी हमें नजर नहीं आई हैं, ना भगदड़ मची है। ये बड़ा काबिल तहसीन मंसूबा है, लोगों को घर में राशन पहुंचा है, लेकिन थोड़ी बहुत ही शिकायत है। इस हवाले से ज़रा बताएं कि जो राशन की तकसीम कितनी शफाफ हो रही है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंसूबा भी कहा जा रहा है। जी मोहतरमा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े वसूख के साथ दोबारा कह सकती हूँ कि इसकी शफाफियत पे बिल्कुल कोई भी सवाल नहीं उठा है अभी तक। हमने 50 लाख से ज्यादा बैग्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं कल तक, और ये जो है इसके अंदर ज़ाहिर है डेली इजाफा होता है। इसके ऊपर बड़ी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मद्देनजर रखा गया था। मुस्तहकीन के हवाले से जरूर सवालात उठे हैं और वो सवालात जायज भी हैं, क्योंकि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत आते ही 10 दिन के अंदर अंदर ये प्रोग्राम जो है ये अनाउंस करना था। हमारे पास पिस्क के डाटा के या नादरा के पास जो डाटा है उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं था कि जिससे मुस्तहकीन जो है उनकी तादाद को जो है वो निकाला जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुस्तहकीन बहुत सारे रह भी गए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी शायद मिला है जो वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन वो जाहिर रिकॉर्ड के अंदर मौजूद थे तो ये हो गया। बट ये खुशखबरी में आपको बताना चाहती हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक नया सर्वे जो है, पावर्टी सर्वे, पंजाब की हद तक पंजाब का अपना पावर्टी सर्वे जो है वो होने जा रहा है, जिसके अंदर हम खुद घर घर जाकर
अपने पंजाब की आबादी के मुस्तहकीन जो है उनकी तादाद निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले जितने भी प्रोग्राम पैकेजेस जितनी सब्सिडी आएगी वो उनको मिलेगी। अच्छा उसमें से एक पंजाब के किसानों के लिए 2 बड़े मंसूबे शुरू किए गए। किसान कार्ड प्रोजेक्ट 150 रुपए कर्ज फराहम किए जाएंगे। किसानों को इस अच्छा जरूरत थी कि अपनी वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इस तरह वाटर कोर्सेज को पुख्ता करने का एक अलग प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ मुखालफिन इस बात को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो किसान कार्ड प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ के नाम से क्यों मंसूब है। और ये जरूर बताइएगा कि इसकी जो आप उनका नवाज शरीफ का नाम रखने के हवाले से आपने देखा होगा कि कुछ अदालती फैसले भी पहले मौजूद थे, उनकी उसके बावजूद अगर आप ये नाम रख रहे हैं तो कैसे ये प्रोजेक्ट मुतासिर तो नहीं होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कब से शुरू होने जा रही है किसान कार्ड प्रोजेक्ट की स्पेशली? देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब का नाम हटाना है तो इमरान खान की शौकत खानम अस्पताल के ऊपर भी नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ का एटमी धमाके करने पे भी प्रोग्राम नाम है। नवाज शरीफ का जो है वो मोटरवेज के ऊपर भी प्रोग्राम नाम है। नवाज शरीफ का जो है सीपैक के ऊपर भी नाम है। कहाँ से नवाज शरीफ का नाम हटाएंगे? नवाज शरीफ का नाम हटा दे, इस मुल्क में और है क्या? किया क्या इस मुल्क में? अंडे कट्टे मुर्गियां, ये तो विजन था एक बंदे का और वो कहता होता था कि मैं जो है वो ये कीमतें कंट्रोल करने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरी हुकूमत आई है। मुझे इस बात पे फख्र है कि हम आम आदमी की हुकूमत है। और नवाज शरीफ का नाम नहीं होगा तो और क्या होगा इस मुल्क के अंदर? हर एक मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ का नाम है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, ये उसका प्रॉब्लम है। और जो फैसले की आप बात कर रहे हैं, फैसले में ये लिखा गया था कि जरूरत के मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब की जो है वो एक दुश्मनी तो चले मैं नहीं कहना चाहती, सख्त वर्ड हो जाता है, वो उन्होंने पता नहीं किस मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में तो चले मैं कह सकती हूँ, उस मोहब्बत में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। इमरान खान की तस्वीरें जो है वो बच्चा बच्चा वार्ड के ऊपर भी लगती रही हैं। इमरान खान की तस्वीरें जो है वो राशन पैक पे भी लगती रही हैं। इमरान खान की तस्वीरें टॉयलेट्स के ऊपर भी लगती रही हैं। अब जो ये खुद करते रहे हैं वो हमें कैसे कह सकते हैं कि वो तो अपने उनका तो वज़ीर आज़म करके कुछ नहीं गया। मेरे वज़ीर आज़म ने जो है वो 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की हर तरक्की के ऊपर उसका नाम है। बिल्कुल सही। लास्ट ये जरूर बता दीजिएगा, एक बहुत कम वक्त के अंदर एक तवील मंसूबों की फहरिस्त है जो जिनको शुरू कर दिया गया है और डे एंड नाइट उनके ऊपर काम भी शुरू होने जा रहा है। जब माजी में हम देखते हैं कि इतने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इतने ज्यादा मंसूबे शुरू हुए, तो फिर माजी में बहुत से ऐसे सवालात उठे इन मंसूबों की शफाफियत के हवाले से। तो आपकी टीम ने, वज़ीर आला पंजाब की टीम ने शफाफियत को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए कि कोई इसके हवाले से कोई बेज़ाब्ती ना हो और टाइमली ये मंसूबे मुकम्मल भी हो सके? देखिए, शफाफियत जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हर प्रोजेक्ट का पहला पिलर है और हम तो ई टेंडरिंग की तरफ जा रहे हैं भाई। हम वो हुकूमत नहीं है जो मैंने अभी आपको बाय द वे चले बताती हूँ, हमें कल परसों हम मादनियात की जो है मिनरल्स की, माइनर मिनरल्स की जो है ब्रीफिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा ले रही थी, मैं मौजूद थी वहाँ, और वहां पर बाकायदा रिट्रोस्पेक्टिव तौर पर कानून को पीछे से इम्प्लीमेंट करके पर्चियों के ऊपर सीमेंट के जो है वो कारखानों के परमिट दिए गए और माइंस को जो है वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम जो है वो बेचा गया। ये हम वो हुकूमत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी चीफ मिनिस्टर साहिबा की पहली प्रायोरिटी है और हर तरह से इंश्योर किया जाएगा जितने रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हो या जो महकमों के अपने इंटरनल जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से या जो टेंडरिंग के हवाले से जो SOPs हैं उनको तमाम को फॉलो किया जाएगा। बहुत जगहों पर तो हम इंटरनेशनल टेंडरिंग के लिए भी जाएंगे। तो शफाफियत के अलावा तो ये मंसूबे कंप्लीट हो नहीं सकते और इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन मार्क इससे किसी भी मंसूबे के ऊपर उस्मा बहारी साहबा, मरियम नवाज साहबा ने पहले ही अपनी खिताब में कहा था कि लाहौर में हम कैंसर अस्पताल का जो मंसूबा शुरू कर रहे हैं 2 साल में मुकम्मल होगा, उसके वाले से कोई इब्तदाई, क्योंकि पहला महीना गुजर चुका है, 2 साल गुजरने में टाइम नहीं लगना, उसके वाले से कोई काम का आगाज हुआ है? जी बिल्कुल हो चुका है जी। अगर आप ग्राउंड पे जो है वो तशरीफ ले जाएं तो आपकी कैमरे की आंख और आप भी देख सकते हैं कि वहां पर कायदा डिगिंग शुरू हो गई है, वहां पर काम मंसूबे पे काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह ताला ये 2 साल के अंदर अंदर बेफजले खुदा, में बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन इंशाल्लाह बेफजले खुदा ये पूरा भी होगा। इसके ऊपर मरीज जो है अपना इलाज भी कराएंगे। बिल्कुल सही जी। उस्मान बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी लाहौर अक्सर जाते हैं और वहाँ पे आप तमाम मंसूबों के ऊपर भी आपने कड़ी नज़र रखी होती है। आप किस तरह देखते हैं एक माह की कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की, एक माह की कारकर्दगी? बट सोहेल इकबाल भट्टी साहब, ये देखें ना, मरियम नवाज की पहले 30 दिन की जो सरगर्मियाँ हैं ना, वो बता रही हैं उन्होंने मुखालफिन से उलझने की बजाय अपने काम पर फोकस रखा है। जो हम माजी में भी कहते रहे हैं कि आपको मौका मिल गया तो आप काम करें, उन्होंने 30 दिन में जो अपने टारगेट सेट किए हैं, किसान कार्ड वो जारी कर दिया, कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, एक राइडर स्कीम, ठीक है जी, राशन स्कीम एक लेकर आई है,
इंटरनेट फ्री, वाईफाई फ्री लाहौर को उन्होंने करने का ऐलान कर दिया। अपने खवातीन के लिए खसूस मंसूबे हैं, बेशुमार खवातीन को उन्होंने मजबूत बनाने के लिए, उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिए। जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, किसी जो सियासी मुखालिफ है उनका, उनके खिलाफ उनको तानो तशनी का निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस किए। आप देखें ये जो राशन की तकसीम पिछले साल भी बड़े बगदड़ मची, मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही है। इसमें शिकायत है मुस्तहकीन के हवाले शफाफियत पर लेकिन जो सवाल खासा जो उठ पहले रहे जो हैं। हशर हम देखते थे, लोग अमवात होती बगदड़ रही। जी, और लोग सारा दिन धूप में कतारों में खड़े, वो खत्म हो गया सिस्टम। बिल्कुल। अभी उन्होंने देखें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में है मेट्रो सर्विस, उन्होंने मजीद इसका दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया। अभी देखिए एक आम आदमी जब यहाँ से हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो पिंडी सदर जाएगा तो 1000 रुपया उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा, 30 रुपये में सफ़र करता है। जी, ये रावलपिंडी, मुल्तान और इस्लामाबाद के लोग ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, तो ये बाकी शहरों के लोग क्यों नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे? ये उन्होंने फैसला कर दिया है मरियम नवाज साहिबा ने कि तमाम शहरों में बढ़ेगी। और कैंसर अस्पताल और जो वो भी देखें बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत आज तक कैंसर अस्पताल ही को नहीं बनाई। छोटा सा अस्पताल है, जी। वो भी एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, उसका वो ढंढोरा पीटते थे। हुकूमतों का क्या काम है? जो पंजाब में जब वज़ीर आला बने थे नवाज शरीफ, पंजाब का डेली जी, पूरे पाकिस्तान से लोग, गिलगित कश्मीर से लोग वहाँ अपने ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो इस्लाहाती अदारा जाती इस्लाहात पर तवज्जो की है, इसी पर फोकस रखें। आते ही उन्होंने पहली रमज़ान शुरू हुआ, वो अपनी जेल को नहीं भूली जी, मरियम नवाज। वो पहली इफ्तारी उन्होंने जेल में खवातीन के साथ गुजारी, उनको जो वो रिलीफ दे सकती थी वो दिया, जाके उनकी वीडियो कॉल की सहूलत दी, उनको उनका टाइम का धुरानिया बढ़ाया। मेरे ख्याल में अभी तक की जो कारकर्दगी है जी, इसमें जो आगे तो हम जो हर माह उनको देखते रहे क्या करें, इसमें मैं कहता हूँ अगर उनको 100 में से नंबर दिए तो 100 में से 100 नंबर। तो क्या मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि आपको लग ही रहा है कि मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी शहबाज स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी? मुख्तसर ये तो आने वाले वक्त में पता, लेकिन अभी जो उन्होंने 1 महीने में, और मियां नवाज शरीफ साहब इनको गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, देखिए ना, और मुझे लग रहा है ये महीना अगर वजीर बाकी अगर यही पेस रही तो फिर हम कह सकते हैं कि शहबाज से बेहतर डिलीवर कर जाएंगी। अभी उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं। ओके, अब इन पर अमल दरामद जिस तरह होता है हम जायजा लेते रहेंगे, हर माह जायजा लेते रहेंगे। और देखिए फिर इसके बाद हम सिंध का जो मुराद अली शाह है उनका, सरफराज बुगटी साहब, अलीमीन गंडापुर से, चारों सूबाई वज़राए का जायजा लेते रहेंगे और नाज़रीन को बताते रहेंगे इस वक्त कौन अच्छी पोजीशन में जा रहा है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, सिर्फ एक माह के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने न सिर्फ एक तवील मनसूबों की फहरिस्त बनाई, एक बहुत क्लियर कट अप्रोच के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, उसके साथ अब उसकी उनकी एग्जीक्यूशन शुरू है और उसकी मॉनिटरिंग भी जारी है। तो ये एक इफेक्टिव तरीक़ेकार है कि क्लैरिटी के साथ वो पंजाब के अवाम की तकदीर बदलने के लिए उन्होंने मनसूबों के ऊपर काम शुरू कर दिया। और जितने ये मनसूबे अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, अगर इनके ऊपर इसी स्पिरिट के साथ काम जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जहां पंजाब के अवाम को न सिर्फ एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, बिलखुसूस किसानों की आमदन में इजाफा होगा, ज़रिए जनाज की पैदावार में इजाफा होगा, उसके साथ साथ ख़वातीन हों उनकी म्यार ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी, और उसके साथ साथ जो लोगों का आमदन के उनके जो ज़राए थे उसके भी बढ़ने के भी वाज़े इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये स्पिरिट इसी तरीके से बरकरार रहेगी और शफाफियत के साथ ये मनसूबे मुकम्मल होंगे, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर उसके असरात भी और समरात भी अवाम को मिलेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।